हेलो एवरीवन, मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। तो आज की वीडियो में 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो इनका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है नेक्स्ट ईयर 2025 में, उनके लिए सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप इसमें टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे। ये रेनबो आपके बुक्स के पोएट्री सेक्शन से भी हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है उनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में कि आप रटने पे ध्यान मत दें, इसको समझिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है क्लास के अंदर, आपने जब चैप्टर्स को पढ़ा है या खुद से भी पढ़ा है, तो अगर आपने उसको हिंदी समझा हुआ है, क्वेश्चन का क्या सेंस है वो समझा हुआ है, तो फिर आप आराम से एग्जाम के अंदर अपने से भी आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपका समझा हुआ है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ अब आपको क्वेश्चन देकर समझ में आ चुका होगा ये कौन से पोएम का है, ये जो ब्यूटी का बात हुआ है कौन से पोएम में, एन इपिथाफ है ना, इपिथाफ जिसके पोएट का नाम क्या है, वाल्टर डिला मेयर। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट थिंक, कवि क्या सोचता है अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि क्या सोचते हैं किसके बारे में, सुंदरता के बारे में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है कि द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, कवि यही सोचता है सुंदरता के बारे में। इट वैनिसेस, देखिए कि यह मतलब कौन, इट किसके लिए आ रहा है, ब्यूटी के लिए। और वैनिस, वैनिस क्या होता है, समाप्त होना। वैनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, कि सुंदरता समाप्त हो जाती है। एंड पासेज, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। पास का मतलब क्या है, प्रभाव खत्म होने से। इट वैनिसेज एंड पासेज विद टाइम, मतलब समय के साथ क्या है, फिजिकल ब्यूटी देखिए किसी भी चीज़ का हो, इंसान का हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, आपका घर हो, आपका कोई आपने व्हीकल लिया हुआ है, गाड़ी लिया हुआ है, तो देखिए शुरू में उसका शाइनिंग कितना अच्छा होता है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, फिजिकल ब्यूटी उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ही समझा रहे कि वैनिसेज एंड पासेज विद टाइम, मतलब जो सुंदरता है, जो फिजिकल ब्यूटी है, जो शरीर का सुंदरता है, जो आउटर ब्यूटी है, जो बाहरी सुंदरता है, वो समय के साथ क्या होता है, वैनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पासेज, और वो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। इट कैन गिव ओनली मोमेंट्री प्लेजर, देखिए इट किसके लिए, ब्यूटी के लिए। इट कैन गिव ओनली मोमेंट्री प्लेजर, देखिए मोमेंट्री मतलब अच्छा नहीं, कि कुछ समय का, आपको हो सकता है 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम वो है, उतने दिन का ही आपको प्लेजर, उसका जॉय, उसका खुशी, उसका आनंद मिल सकता है ना। मतलब जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, मोमेंट्री है, वो टेम्पोररी चीज़ है, वो परमानेंट नहीं है। द ब्यूटी ऑफ सोल एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, तो अगर आपको सुंदर बनना ही है तो आप अपने सोल से, अपनी आत्मा से, अपने हार्ट, अपने दिल से सुंदर बनिए, क्योंकि एक इंसान की मेन सुंदरता उसके अच्छे वर्क है, गुड डीड्स हैं। तो ये पोएम जो चैप्टर है इपिथाप, उसी का ये क्वेश्चन था और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो गया। तो क्या समझे कि कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचता है, तो आंसर यही हुआ कि द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी दैट इट वैनिसेस एंड पासेस विद टाइम, मतलब कवि यही सोचता है कि सुंदरता जो है वो समय के साथ क्या होती है, वैनिश, समाप्त हो जाती है, और पास, प्रभाव खत्म हो जाता है समय के साथ। इट कैन गिव ओनली मोमेंट्री प्लेजर, ये आपको केवल क्षणिक सुख दे सकती है। द ब्यूटी ऑफ सोल, आत्मा की सुंदरता, और हार्ट, मन की सुंदरता, दिल की सुंदरता, इंपॉर्टेंट वंस लाइफ, तो हमारे जीवन में इसी का महत्व क्या है, ज़्यादा है। चलिए बढ़ते आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है, इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट का मतलब होता है क्या, प्रभाव। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश का जो शब्दकोश था, है ना, उसके ऊपर क्या असर पड़ा, किसका, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने के बाद। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये घटना है जो कब हुई थी, ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे। तो देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था ओल्ड इंग्लिश टाइम पे 1066 में, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने ओल्ड इंग्लिश के 2 चीज़ों को इम्पैक्ट किया था। एक किया था उसके वोकेबलरी को, यानी कि शब्दकोश को, और दूसरा किसको किया था, उसके अल्फ़ाबेट को। तो ये दोनों क्वेश्चन जब अलग अलग आएंगे 2 मार्क्स में, तो एक बार पूछेगा वोकेबलरी जैसा कि आपको दिख रहा है अभी, और एक पूछेगा उसका अल्फ़ाबेट पे। तो क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ा, किसके ऊपर, वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का शब्दकोश पर। अब देखिए आप, एक नॉर्मन वर्ड है, एक कॉन्क्वेस्ट वर्ड है। नॉर्मन का मतलब क्या है, नॉर्मन एक जाति का नाम था, एक ट्राइब का नाम था।
कहाँ के थे लोग? फ्रांस के। मतलब नॉर्मन्स एक ट्राइब थी, एक जाति थी जो कहाँ की थी? फ्रांस की थी। और कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, यानी कि जीत। चलिए अब आंसर देखते हैं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD 1066। मतलब क्या है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट घटित हुआ, टेक प्लेस होता है ना, उसी का पास्ट है टुक प्लेस। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब घटित हुआ? AD 1066, 1066 में। और आप जानते हैं कि AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी। इट मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, जब नॉर्मन किंग्स ने ब्रिटेन पे आक्रमण किया, उनको हरा दिया, जो कि देखिए नाम ही है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन का विजय। तो 1066, 1066 में ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। आप सब जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब है? 449 टू 1066। तो 1066 में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो लिखा हुआ इट मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसी समय ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, काफ़ी संख्या में फ्रेंच भाषा के वर्ड इंटर किए, प्रवेश किए किसमें? द वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। जो ओल्ड इंग्लिश के समय का जो शब्दकोश था, वोकेबलरी था, उसमें बहुत सारा फ्रेंच भाषा का वर्ड आ गया। देखिए आप ऐसे भी अगर याद रखेंगे कि नॉर्मन्स कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो जब वो कहीं भी आक्रमण करेंगे, उनकी जीत होगी, उनका सत्ता आएगा, तो नॉर्मन का जब थे फ्रांस के, तो उनकी भाषा भी क्या होगी? फ्रेंच। तो कौन से भाषा के वर्ड आएंगे? फ्रेंच भाषा के। यानी दिमाग में डाल लो इस बात को कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, 1066 में हुआ, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ओल्ड इंग्लिश के वोकेबलरी में, उसके शब्दकोश में क्या हुआ था? फ्रेंच भाषा का लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, काफ़ी संख्या में शब्द शामिल हो गए। अब देखिए नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द अल्फ़ाबेट। मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, है ना, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या हुआ था? दो इफेक्ट हुआ था। एक हुआ था वोकेबलरी पर और एक हुआ था किसके ऊपर? अल्फ़ाबेट पे। तो वोकेबलरी में क्लियर हो गया कि फ्रेंच भाषा का वर्ड शामिल हुआ। अब अल्फ़ाबेट का देखते हैं। यहाँ भी वही बात लिखना है कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ? 1066 में। इट मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या हुआ? समाप्त हुआ 1066 में, 1066 में। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद 3 न्यू लेटर, देखिए 3 नया अक्षर जुड़ा। या देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कितना अक्षर जुड़ा? 3। 3 न्यू लेटर जुड़ा, है ना, अल्फ़ाबेट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो याद रखना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ तो अल्फ़ाबेट पे क्या से पड़ा ओल्ड इंग्लिश का? तो 3 नया अक्षर जुड़ा। कौन कौन सा? देख सकते हैं Q, W और J। देखिए कैपिटल Q है, स्मॉल q है, कैपिटल J है, स्मॉल j है, कैपिटल W है, स्मॉल w है। तो क्लियर हो गया दोनों। अगर क्वेश्चन पूछेगा वोकेबलरी पे तो लिखना है कि फ्रेंच भाषा का वर्ड बहुत सारा शामिल हुआ इंग्लिश के वोकेबलरी में। और पूछेगा अगर अल्फ़ाबेट तो क्या करना है? आपको ये बताना है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 3 न्यू लेटर, 3 नया अक्षर जोड़ा गया। और वो अक्षर कौन कौन सा था? Q, J और W। इसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो इन्हें क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 भी आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही है। क्या वाई इज इट डिफिकल्ट? देखिए मैंने बार बार आपको एक चीज़ कहा है कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के समझा कीजिए, है ना। क्या वाई इज इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिनाई, परेशानी। वाई का हिंदी क्या होता है? क्यों। तो क्यों दिक्कत होता है? रीड यानी कि पढ़ने में, और अंडरस्टैंड यानी कि समझने में टेक्स्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए टेक्स्ट का मतलब क्या? रचना से है। मतलब क्वेश्चन क्या समझे कि आखिर क्या कारण है, क्यों हम लोग को डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है किस चीज़ में? रीड, पढ़ने में, और समझने में। किस चीज़ को? ओल्ड इंग्लिश पीरियड की रचनाओं को। तो देखिए आंसर क्या है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश भाषा के डेवलपमेंट का टोटल कितना पीरियड था? 3 पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न। तो पहला जो पीरियड था उसका नाम क्या था? ओल्ड इंग्लिश। तो वही लिखा हुआ कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या थी? फर्स्ट पीरियड था इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट कवर्स AD 449 टू AD 1066। आप सब जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 टू 1066 था। और AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के किताबों को, रचनाओं को पढ़ने में दिक्कत होती है, मुश्किल है। क्यों? ड्यू टू का मतलब के कारण। फॉलोइंग निम्नलिखित रीजन, निम्नलिखित कारण है। देखिए फर्स्ट है एलियन स्पेलिंग। एलियन स्पेलिंग का मतलब क्या? बाहरी स्पेलिंग। क्योंकि देखिए उस समय का ना कोई डिक्शनरी है, ना कोई हमारे पास रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा शुरुआती पीरियड था। तो बाहरी स्पेलिंग से हम लोग को दिक्कत है। अनफेमिलियर, अपरिचित वोकेबलरी, शब्दकोश।
अभी देखिए आज के टाइम पे हमारे पास कितना भी कोई टफ वर्ड आ जाए, डिक्शनरी ऑनलाइन ऑफलाइन है, आप उससे देख सकते हैं, लेकिन वहाँ का कोई वोकेबलरी कोई शब्दकोश का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, क्योंकि पहला डिक्शनरी कब आया था? 1755 में, 1755 में पहला डिक्शनरी आया था। थर्ड है डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, लिखने का तरीका अलग था। आप सब जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे जो लिखने का तरीका था उसका नाम क्या था? यूनिक कैरेक्टर्स। तो एक लिखने का तरीका भी अलग था, उस कारण से भी पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। आप पूरा डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसमें ग्रामर का बनावट बिल्कुल कुछ नहीं था, ग्रामर नाम का चीज़ ही नहीं था, शुरुआत हो रहा था सब चीज़, तो जिसको जैसे मर्जी वैसे लिख दिया। तो इस कारण से ये 4 रीजन्स हैं: एलियन स्पेलिंग, बाहरी स्पेलिंग, अनफैमिलियर वोकेबलरी, अपरिचित शब्दकोश, डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था, ओल्ड इंग्लिश में यूनिक कैरेक्टर्स था, और पूरा डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बनावट क्या था, बिल्कुल अलग था। तो यही 4 मेन कारण से हम लोग ओल्ड इंग्लिश की किताबों को न पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो क्या है कि वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। देखिए क्वेश्चन देखिए, आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कहाँ का है। आपका जो रेनबो है उसकी पोएट्री सेक्शन का है, माई ग्रैंड मदर हाउस। और आप सब जानते हैं कि उस पोएम में कवि ने, कमला दास ने किसका बात किया है? अपनी ग्रैंड मदर का बात किया है, उनके द्वारा मिला हुआ प्यार का बात किया है। तो क्वेश्चन है क्या कि वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा क्यों पसर गया था, घर में एकदम शांति, साइलेंस क्यों था? तो क्या है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा पसर गया था। देखिए यहाँ पे ऊपर में था वाई डिड द हाउस गो, गो क्यों था? क्योंकि डिड आ गया है। आप सब इस रूल को जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या डिड रहता तो हमेशा V1 लगता है, गो था। लेकिन जैसे ही नीचे आंसर में डिड हटा, तो डिड हटा तो मतलब डिड क्या है? पास्ट है। तो जैसे डिड हटा तो गो कहाँ जाएगा? वेंट में। अगर डज होता तो गोज हो जाता, और डू होता तो गो का गो रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर डू है, डू हटेगा तो V1 का V1 रहेगा, डज हटेगा तो V5 ACS, और डिड हटेगा तो V2। अब देखिए क्या है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, मतलब घर में सन्नाटा पसर गया था। बिकॉज, क्योंकि ग्रैंड मदर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। देखिए नो मोर इन दिस वर्ल्ड का मतलब क्या? उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर चुकी थी। एंड नो वन एल्स यूज्ड टू लिव इन दैट हाउस एक्सेप्ट ग्रैंड मदर, और जो ग्रैंड मदर थी उनके अलावा उस घर में और कोई रहने वाला नहीं था। तो घर में जब कोई नहीं रहेगा तो घर में क्या होगा? सन्नाटा ही पसर जाएंगे। और ऐसे भी आपने पढ़ा इस पोएम में कि स्नेक्स मूव्ड, सांप घूमते थे, मतलब घर में रहने वाला कोई नहीं था। फिर पोएट ने यूज़ किया है ब्लाइंड आइज, उससे ही मालूम पड़ता है घर में सन्नाटा था, कोई नहीं रहता था। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज कहने का मतलब क्या था? घर में अंधकार था, जब कोई रहेगा तो अंधकार होगा नहीं ना। तो घर में सन्नाटा का बस एक ही कारण था कि जो ग्रैंड मदर है वो मर चुकी हैं और उनके सिवा उस घर में कोई नहीं रहता था। तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए इन 5 को एक बार अच्छे से हम करते हैं कि आप उसको नोट कर पाए, है ना। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम चैनल को शेयर करें आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा मेरा तारीफ़ भी कर दें। तारीफ़ नहीं करेंगे चलेगा, बट लाइक ज़रूर करें, थोड़ा सा इससे हम लोग को अच्छा लगता है। और मोर एंड मोर वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे, लगातार आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग उससे काफ़ी अच्छे से बेनिफिट ले पा रहे होंगे। तो आप जहाँ भी नोट करना चाहें इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे आपको इजी हो आप इसको नोट कर लें, है ना। और जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में सभी लोग। और कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ मुझे कमेंट करें, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो हम लोग लेके आएँ और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़िए, चैनल्स को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, और यहाँ से आप वीडियो को रोक कर अच्छे से आंसर्स को देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।